अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आमिर खान वालेकुम साहब, सलाम सर। आपको आवाज आ रही है? आमिर भाई, आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही, बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है? आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। कौन सा था? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है आमिर भाई। बस क्लास कर रहा है भाई, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी क्लास है सीबीएम की मैं इंपोर्ट हैंड फ्री एक्सपोर्ट लगाता हूँ, में। एक मिनट रुको, मैं हैंड फ्री लगाता हूँ, एक मिनट। जी जी। अब बेहतर है आमिर भाई? बिल्कुल अब बेहतर है, बिल्कुल। आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही है, माइक करीब कर लें। अच्छा, अब सही आई। हाँ, बेहतर है, बेहतरीन है। अच्छा क्लास, हर कंपनी की ना कोई बैकबोन होती है ना। वो बैकबोन डिपार्टमेंट भी होता है, वो बैकबोन लोग भी होते हैं। इसी तरीके से आमिर खान साहब जो है ना, हमारी कंपनी की बैकबोन है। फ्रॉम लास्ट 20 years ही इज रिलेटेड टू इम्पोर्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, इन्होंने अप्स एंड डाउन, प्रोज एंड कॉन्स और हर मसले मसाइल देखे हैं कि जो हमने इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में देखे हैं। और हमारी कंपनी की जितनी भी इंपोर्ट होती है, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाए, ऐसे हजारों डॉक्यूमेंट्स के साथ आमिर भाई का रोजाना का डीलिंग होती है। और आमिर भाई बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं, सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे जितने भी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनके साथ इन सारी कोऑपरेशन करना, इनको टाइमली चीज़ें पहुंचाना, टाइमली चीज़ों को मैनेज करना। तो बेसिकली इंपोर्ट डिपार्टमेंट की हर चीज़ आमिर भाई के डॉक्यूमेंट साइन होकर गुजरती है। और हर डॉक्यूमेंट को कि जो पेमेंट हो रही है या जिससे इंपोर्ट ड्यूटीज बन रही हैं, वो आमिर खान साहब के साइन के बगैर नहीं होती। ठीक है ना? तो अब मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इनको वेलकम करें पहले तो, और वन बाय वन इनसे क्वेश्चन करना शुरू करें अपने आप से रिलेटेड। इब्राहिम साहब, वलीद साहब, जैनब। सर, मेरा पहला क्वेश्चन यही है हम्म, कि हमारे जो डॉलर की इतनी फ्लक्चुएशन होती है उसमें आपको मतलब आप लोग को आदत हो जाती है कि आप लोग मार्जिन रखते हैं, या फिर आप लोग उसी दिन का जो एक्सचेंज रेट होता है उसके हिसाब से आप लोग डीलिंग करते हैं। थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करता हूँ आमिर साहब इनके सवाल को। ये कह रहे कि जो डॉलर इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हम इंपोर्ट करते वक्त इसको कैसे अपने रिस्क को या कैसे इसको अपने आप अपनी कॉस्ट के अंदर शामिल करते हैं? सर देखें, एक तो हमारा अब हम लोग जैसे फूड की सप्लाई चेन ज़्यादा है हमारा ना, तो हमारे रेफर कंटेनर होते हैं। तो हम डॉलर को मायने नहीं रखता, इसलिए कि उसका पर डे कॉस्ट ही कम से कम 25,000 पर पाक रुपीज होती है। ठीक है ना। ठीक है। अगर मैं उसको एक दिन डिले करूंगा तो 25,000 रुपये रेंट तो मेरा वैसे ही लग जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो इस वजह से डॉलर इतना मायने नहीं रखता। हाँ। ओके। तो इसका मतलब ये है कि जब हम रिफर करवा रहे हैं और रिफर के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर सप्लाई चेन कोल्ड स्टोरेज है, तो हमें जो है फ्लक्चुएशन या हैजिंग की ज़्यादा इस बात की फिक्र होती है कि प्रोडक्ट आइए ये क्लियर हो जाए। इसी तरीके से क्लियर हो हमें जाए, एक बात बताएं कि हमने 2018 में जब हमने अपना पीक देखा इंपोर्ट्स का, तो आप चीज़ों को मैनेज कैसे करते थे? मतलब ये बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करना, 3PL सर्विस प्रोवाइडर के साथ ट्रांजेक्शन करना, इन सब चीज़ों को मैनेज करना, ये कैसे होता था मतलब?
सर ये बस ऐसा है कि हमारी एक इम्पोर्ट मॉनिटरिंग होती है, जिसके साथ हम डेली बेसिस पे बैठते थे और उसको देखते थे कि कौन सी शिपमेंट किस दिन लग रही है, और कौन सी शिपमेंट हमारे लिए अर्जेंट है। मीन्स कि अगर रेफर रेफर है तो वो अर्जेंट नहीं भी है, तो मेरे मेरे लिए अर्जेंट है कि उसको मुझे पहले निकालना है। ठीक है। और दूसरी इक्विपमेंट के हवाले से हुआ तो उसमें कुछ शिपिंग लाइंस हमें फ्री डेज देती हैं। कोई 21 दे देता है, कोई 14 दे देता है, कोई 7 दे देता है। तो उसको सामने रखते हुए चीज़ों को कि कौन सा, किस पे मैं थोड़ा सा रुक सकता हूँ, ब्रेक ले सकता हूँ, किसको मुझे फौरी करना है, तो इन चीज़ों को देखते हुए मैनेज करता था कि किस में फ्री डेज हैं, किस में नहीं है, कौन अच्छा, सा रेफर इंटरनेशनल है, कौन सप्लायर के साथ काम सा करने में ट्रायल है। सबसे मुश्किल बात क्या है? इन चीज़- तो ये है। आमिर भाई, इंटरनेशनल सप्लायर के साथ काम करने के लिए सबसे मुश्किल बात क्या है? ये इंपोर्ट करते वक्त सबसे मुश्किल कहाँ पेश आती है? आ, सबसे मुश्किल ये समझ लें कि कुछ इंटरनेशनल सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेशन जो होती है वो सॉफ्टवेयर के हवाले से होती है। जैसे हम कुछ चीज़ें पाकिस्तान में एक्स वर्क अलाउ नहीं है। ठीक है। वेरी गुड। हम उसको एक्स वर्क करते हैं तो इंटरनेशनल जब हमें इनवाइस भेजता है तो वो एक्स वर्क लिख देता है, कहता है यार ये तो मेरे सिस्टम जनरेटेड इनवाइस है, मैं इसको एफओबी कर नहीं सकता, इसलिए कि आपने एफओबी शिपमेंट नहीं उठाई है या सीएनएफ शिपमेंट नहीं उठाई है। तो उनको समझाना, उनसे डमी फिर इनवाइस बनाना, उनसे काम करना ये बड़ा मुश्किल है। वरना तो एक एक रूट होता है उस पे चलना तो वो सुकून से चलते रहते हैं, मगर उनको उस रूट से हटाना बड़ा बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा, एचएनके की जब हम शिपमेंट उठा रहे थे तो वो एक गड़बड़ करता था कि हमसे खाली कंटेनर मांगता था और फिर 2 दिन के बाद उसको वापस करता था। इसको बस जरा थोड़ा सा बताएंगे कि इसमें हमें क्या कॉस्ट लगती थी, कितना मुश्किल होता था ये काम करना हमें? ये ऐसा है कि ये समझ लें कि अगर हम एक ट्रांसपोर्ट किसी कोई कंटेनर, सब नहीं देखे ही होंगे, वो एक ट्रक के ऊपर होता है, उसके चार्जेस होते हैं। ठीक है। अगर वो कहता है कि यार इसको एक दिन छोड़ो, तो उसके ऊपर खर्चे इतने आ जाते हैं कि एक लिफ्टर या क्रेन होती है वो उस कंटेनर को उठा के ग्राउंड करे और वो ट्रक चले जाए, फिर वो ट्रक दोबारा आए, फिर वो एक क्रेन दोबारा आए उसको उठाए और उसको दोबारा ट्रक पे रखे और लेके जाए। तो इससे क्रेन, डबल ट्रांसपोर्टेशन और कंटेनर का एक दिन का रेंट, ये कॉस्ट का बड़ा एक हिस्सा बन जाता है। अच्छा, इन 18 सालों में जो आपने इम्पोर्ट्स की, कोई एक मुश्किल तरीन वाकया बताएं बच्चों को, यार ये मतलब शिपमेंट गले आ गई थी, मतलब कोई याद पड़ती हो अ- आपको? अभी ही की ले लेते हैं। हम्म, कोविड के ज़माने में ही हमने हम्म, एक हमारी शिपमेंट थी चीज़ की, जो कि पोर्ट पे लग गई और सऊदीया में बहुत ख़तरनाक कोविड आ गया, तो उसके डॉक्यूमेंट नहीं आ पाए, पाकिस्तान में शिपमेंट पहुंच गई। अब उसको रिलीज़ कराना एक बहुत बड़ा चैलेंजेस हो गई। उसने हमें बोला, हाँ ये 6 मार्च की बात है, उसने हमें बोला कि यार ये डॉक्यूमेंट हम जो है ना 18 मई तक देंगे। ओके, 18 मई तक डॉक्यूमेंट तो देंगे। हमने कहा ये तो लगता है कोई टाइपिंग मिस्टेक की होगी, मार्च लिखना होगा 18, तो उसने मई लिख दिया। तो हमने उससे पूछा भाई ये क्या। हाँ, तो हमने बोला कि 18 मार्च लिखा था कि 18 मई, तो उसने बताया नहीं, 18 मई। कि सऊदीया में सब बंद है और जो यहाँ के लोग, कुछ इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो तुर्की और पता नहीं दूसरी कंट्री के थे, तो वो लोग वहाँ अपने अपने मुल्क में और सऊदी आ नहीं सकते। तो उसके ऊपर मुझे बहुत मुश्किल ये हुई कि रेफर कंटेनर पर डे 25,000 रुपये उसके चार्जेस। तो उसको बड़ा मुश्किल से कस्टम से क्लियर तो करवा लिया था, बैंक टू बैंक डॉक्यूमेंट नहीं आए, फिर मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट लवाया, उसका एक डमी ईआईएस भरा जिसके अगेंस्ट में मुझे कस्टम में एंट्री फाइल करने का मौका मिल गया। और शिपिंग एजेंट जो फ्रीड फॉरवर्डर होते हैं उनसे बहुत मिन्नतें करके और सबको वहाँ के
फ्रेट फॉरवर्ड से अप्रूवल लेके हमने कॉपी पीएल पे ये शिपमेंट निकाली। जी वली साहब, सवाल पूछिए। ये बहुत सर ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम। चैलेंजेस वाला काम है। जी जी वली साहब बताइए। सर मेरा क्वेश्चन कोविड रिलेटेड ही था कि जब एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था पेंडेमिक तो पोर्ट्स बंद हो गए थे सारे दुनिया भर के। तो उस टाइम के अंदर ऑपरेशंस कैसे करे थे आप लोगों ने? अपने मतलब कोई ऑल्टरनेटिव निकाला था? बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका था उस वक्त तक। क्या किस तरीके से आप लोगों ने कैरी ऑफ हाँ किया भाई, उस कोविड का टाइम कैसे सर गुजारा? ये इस बात का तो राहिल, हाँ, तो इस बात का तो जी राहिल भी बताएंगे कि कोविड जिस दिन लगा था पूरा पाकिस्तान बड़ा डिस्टर्ब हुआ था। ठीक है, उस दिन सेकंड डे में अकेला ऑफिस में बैठा हुआ था। अकेला पहला बंदा था जो ऑफिस में आया था कोविड में। उसमें मैंने आपको बताया ना, उसमें कुछ चीजें हमारी इतनी महंगी होती हैं कि सोच के ही तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है कि इसका इसका रेंट, इसकी अमाउंट कैसे होगा। तो उसको मैंने कोविड के ज़माने में बैंक कभी बंद नहीं हुए, कस्टम कभी बंद नहीं हुआ, शिपिंग लाइंस बंद हुई थी, और उनसे फिर ऑनलाइन काम करना, करवाना, और बैंक के थ्रू बहुत कम टाइम होता था कि बैंक से भी कहाँ डॉक्यूमेंट लेना, और बाहर निकलना इतना मुश्किल हो गया था। आप लोगों को सबको पता होगा, मगर उस जमाने में भी मैंने कोई शिपमेंट को डिले नहीं किया। आपने सबसे ज्यादा एक एक महीने में कितनी शिपमेंट हैंडल की हैं अभी? ये समझ लें कि 80-85, 85 से 80 के दरमियान। मतलब ऑलमोस्ट 3 शिपमेंट्स अ डे। जी जैनब, जी सवाल बिल्कुल। पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप गुड्स की ब्रेक डैमेज को, अगर लाइक गुड्स को अगर डैमेज हो गया तो उसको कैसे डील करते हैं, या अगर लॉस हो गए प्रोडक्ट या खराब हो गई डिफेक्ट। या लॉस हो गया या आने आते वक्त टूट गया तो उसको कैसे इन डील करते हैं? अच्छा, होता ये है कि जब शिपमेंट वहां से चलती है पोर्ट ऑफ लोडिंग से, तो मेरे पास बीएल इनवाइस पैकिंग लिस्ट आ जाती है। उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान में मैं इंश्योरेंस करवाता हूँ। वेरी गुड। ठीक है, तो वो इंश्योरेंस उसके पोर्ट से चलने से और मेरे वेयर हाउस तक की इंश्योर्ड होती है वो। ओके। अच्छा, आपने कभी इंश्योरेंस क्लेम कराने का मौका आया? जी बिल्कुल। तो क्लेम कराते वक्त क्या परेशानियां आती हैं मरीन इंश्योरेंस? मैरिन इंश्योरेंस में कोई परेशानी नहीं आती। अगर पोर्ट के अंदर कंटेनर के साथ कोई मसला होता है तो हम इंश्योरेंस कंपनी को बताते हैं कि ये मेरा कंटेनर आया है, इसके अंदर ये चीज़ डैमेज निकली है, या इसमें ये चीज़ खराब है। तो जॉइंट सर्वे होता है, मैं होता हूँ, सर्वेयर होता है, और वीनस पाकिस्तान हमारा जो वो है वेयर हाउसिंग जो कर देखता है ना, हम्म। हम मिलके उनके साथ एक सर्वे करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के सर्वे के साथ। तो उसमें कोई सामने चीजें नजर आ रही होती हैं। अच्छा, आप मुझे याद है कि आप स्पेशली आपके दोस्त की रिक्वेस्ट पे दुबई गए थे वो शिपमेंट क्लियर जी करवाने के लिए। वो जी जी बताते हैं जी। थोड़ा सा कि आपको मतलब इनकी एक्सपर्टीज है आमिर भाई की। मैं बताऊं आपको कि इनको लोग लेके जाते हैं अपनी शिपमेंट्स क्लियर करवाने के लिए, और खास तौर पे मिडिल ईस्ट एशिया में। तो वो बताएंगे थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ के लोगों के साथ डील करना, टैकल करना। अच्छा, वहाँ ये था कि वहाँ से मैंने शिपमेंट वहाँ क्लियर नहीं करानी थी, वहाँ से लोड करानी थी, एक्सपोर्ट जिसको कहते हैं, और यहाँ आके क्लियर करानी थी। तो वो जो मेरा बंदा था वो फ्रेश था, उसने मुझे बोला कि यार आप चलते हैं, और हम वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन और ये सब मैंने यहीं से सारा काम करके गया था, यहीं से फ्रेट फॉरवर्डर लिया था। ठीक है, ओके। पाकिस्तान से, कराची से। उसने सारी अरेंजमेंट, जो सारी चीजें उसी ने ही अरेंज करी, कंटेनर डोर पे लाना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब उसने की। सिर्फ मैंने वहां पे उनको थोड़ा सा एतबार नहीं था कि इसके अंदर क्या आना है क्या नहीं आना, तो वहां पे सिर्फ अपने सामने लोडिंग कराई मैंने कि, कि एक मैंने आपसे कमिटमेंट की कि यार मुझे स्क्रैप चाहिए। ठीक है, अब स्क्रैप में वो पता नहीं क्या डाल दें, तस्वीरें उसने मुझे, तो हमने सिर्फ वहां जाके अपने सामने लोडिंग कराई है, और सारे काम में पाकिस्तान से करा के गया था। तो आपको पाकिस्तान में जब आप काम कर रहे हैं, उतने साल से काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है, चैलेंजिंग क्या है? पोर्ट पे काम करना, बैंक से डॉक्यूमेंट लेना, क्या? हम्म,
सबसे मुश्किल तो मुझे तो कोई ऐसी चीज नहीं लगती कि मुश्किल है, काम कर करके सब वो चीजें तो इजी आपको हैं। तो आ गई ना, लेकिन अगर एक नया इम्पोर्टर हाँ, है उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होगा? नया इंपोर्टर है उसको सबसे ज्यादा मुश्किल ये कर लें कि कस्टम को से थोड़ी सी बात करना, थोड़ा सा उसका, अगर आपने सही एचएस कोड नहीं डाला, सही वैल्यू नहीं डाली, तो वो कस्टम से फेस करना ज्यादा मुश्किल होगा। अच्छा जी, नैना आपको सवाल पूछें जी। यस सर, अगर हम फिस्कल ईयर 2018 में देखें तो हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो पीक पर थी। अगर हम थोड़ा आगे हैं फिस्कल ईयर 2019 में, तो हमारी जो है डिक्लाइन आया था, 54 पॉइंट समथिंग हो गई थी। देन अगर हम फर्स्ट फिस्कल ईयर 20 में देखें तो आई थिंक 6 मंथ्स से तो हमारा जो है 17% जो है डिक्लाइन आ गया था। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन 2021? इट विल डिक्लाइन मोर? आमिर भाई, व्हाट डू यू मैकडॉनल्ड्स के हिसाब एक्सपेक्ट? से बताएं कि हमारा जो इम्पोर्ट्स है वो फ्लक्चुएट कर रहा है ना बहुत ज़्यादा। हम अचानक पहले बिल्कुल 2018 में बहुत इंपोर्ट कर रहे थे, फिर 19 में कम हुआ, 20 में और कम हुआ। तो 21 को हम क्या मगर देखते हैं, मतलब आप? 21 थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। बेहतर क्या? है, हो नहीं रहा है, बेहतर है 21। जी हाँ, ये सर समझ लें कि अगर हम कोई 19-18 में मीन्स कि 50% पे नीचे आ गए थे, 50 भी नहीं, मेरे ख्याल से 40-35 के करीब आ गए थे हम लोग। इतनी इम्पोर्ट परसेंटेज के हिसाब से नीचे आ गई थी हमारी खुद की भी। मगर अभी हम कम से कम 60 तक तो पहुंच गए हैं कि अब हम स्ट्रांग हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन करेंसी डिवैल्यूएशन कितना रोल प्ले करती है? हम जो जैसे 95 से 165 तक आए तो हमें मतलब ह्यूज लॉसेस बियर करने पड़े, तो उसको कैसे टैकल कर जी सकते हैं? बिल्कुल। मतलब हमने उसको कैसे टैकल किया ये था? उसको बस लॉसेस को टैकल ये समझें कि ये तो थोड़ा फाइनेंस ही इस सवाल का थोड़ा सा जवाब दे सकता है कि उन्होंने इसको कैसे लेके चले। कभी कुछ तो इन्होंने बैंक से बोर किया, लिया पैसा कुछ, इनका अपना जो भी है, मैं इनके, ये फाइनेंस ज्यादा अच्छा बेहतर बता सकेगा। कंसोलिडेटिंग शिपमेंट जो होती हैं, जैसे कॉर्नेलियस की जी होती है, 3 जगह से जी। उठती है, इसको मैनेज करना कैसे होता है? मतलब हाउ हम कंसोलिडेशन शिपमेंट को कैसे मैनेज करते हैं? उस, उसको जो है मैनेज करने का यही है कि हम 3 अलग अलग जगह से मूव कर लेते हैं। ठीक है। और किसी का कोई सवाल? अरे सॉरी, वो कॉल आ रही थी, कॉल सर आई इसलिए। डिड नॉट गेट माय हेलो। आंसर, क्योंकि नहीं ना, आपका आंसर जो है ना वो मैं डिटेल में आपको अभी दूंगा। और क्योंकि आमिर भाई जो है ना ये रिलेटेड है मैकडॉनल्ड से, तो अगर आप मैकडॉनल्ड से रिलेटेड कोई सवाल पूछेंगे तो वो बेहतर होगा, वरना आपका जो इकोनॉमिक सवाल है ना वो मैं आपको पर्सनली आंसर करूंगा अभी, ठीक है? तो मैकडॉनल्ड से रिलेटेड कोई सवाल है आपका? और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा सवाल ये है कि सर कभी आपने स्कैम का सामना किया है? किसी आमिर में किसी स्कैम का या किसी मसले का ऐसा कि जो आपने अनफोर्सी नहीं किया हो, या कोई चीटिंग हुई है ऐसी कि जो हमने मंगवाया कुछ आया कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ नहीं अभी? नहीं, ऐसा ऐसा हमारे साथ नहीं लेकिन आपने जनरली अपने अ, इर्द गिर्द किसी को देखा? वैसे भी मेरी नॉलेज में कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कभी देखा हो कि कोई चीज़ ऐसी हो है। ठीक। जी शामिर पूछिए। सर मेरा एक सवाल है कि अगर कोई आप चीज़ इंपोर्ट करवाते हैं, आपकी नॉलेज के बगैर कोई इलीगल चीज़ आती है या कोई चीज़ स्मगल होती है, तो उसका वो फिर ब्लेम किस पे जाता है? मतलब आपको नहीं पता था कि भाई वो चीज़ आ गई है यहाँ पे, व्हाट्सोएवर कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसको किस तरह से काउंटर करते हैं? अच्छा शामिर, दिस इज द डार्कर साइड ऑफ द प्लेट ना। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं यस। कि दिस इज डन, ठीक है ना, बट दिस इज डन बाय टेकिंग अप ऑल द हम्म पार्टीज इन्वॉल्व। अच्छा आमिर भाई, जैसे हम कहते हैं ना स्क्रैप मंगवाया है, अब आप स्क्रैप वाली बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि यार ये जो स्क्रैप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये करोड़पति बन गए। तो यार भी बताएं गिमिक होता कैसे है, मतलब क्या होता है, कैसे मंगवा लेते हैं, कैसे चीज आ जाती है यहाँ पे इसमें पता नहीं इसमें चलती? फ्रॉड हो, इसमें कस्टम के साथ खेल के फ्रॉड होता है।
पैसा ओके। खिलाना जिसको कहते हैं ना। इसमें ये होता है कि कॉपर के ऊपर सबसे ज्यादा ड्यूटी, हम्म, ठीक है, फिर सिल्वर, उससे फिर लोहा, फिर प्लास्टिक, ऐसी ऐसे वो है। तो उसमें सबसे ज्यादा ये होता है कि फिर वेट कॉपर में अंदाजे से लगाया जाता है। आप कोई उसमें ये नहीं कर सकता कि यार, हाँ, वैसे तो पता होता है लोगों को कि इसमें यार अगर 20 टन का कंटेनर है तो उसने कहा यार इसमें 5 टन तो कॉपर है, ठीक? और कोई लेकिन वो 7-8 टन सिल्वर है, थोड़ी सी मगर फिर जुगाड़ क्या होता करके है, और थोड़ा सा पैसा हाँ, खिला के जुगाड़ निकाल। करके हम क्या करते हैं, हम क्या मार्केट में ही लोग लोग क्या करते हैं कि कॉपर को दिखा देते हैं कि यार ये तो सिर्फ जो है 500 kg है, ठीक है ना, और इसमें 500 kg कॉपर है, और इसमें कोई 1000 kg 2000 kg सिल्वर है, और लोहा और प्लास्टिक में डाल देते हैं, जिससे ड्यूटी काफी सेव हो जाती है। ओके, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? सर कभी इंपोर्ट की वजह से आपकी आपकी कंपनी को कभी लॉस हुआ है, कोई बड़ा किस सवाल है लॉस? सर? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट यानी कोई भी अपनी मशीन आपने इंपोर्ट कराई है, आपने एडवांस पेमेंट करी हुई थी, अब आप वो इंपोर्ट कैंसिल कराना चाह रहे हो और वो आपको एडवांस देने से आमिर मना भाई, कर रहा है, हमें तो हमारे ऐसा साथ कोई जो लॉस हुआ है? प्राइस का सिनेरियो हुआ था कि जो हमें नहीं चाहिए थे, तो फिर हमने मतलब क्या किया था, मतलब कोई नुकसान हुआ है हमें मेजर इंपोर्ट कराते हुए, या कोई शिपमेंट ऐसी होगी जिसको हमने डिट्रैक्ट कर दिया हो, क्या ये नहीं लेनी है हमें? नहीं, लेनी, जैसे आपको शायद याद होगा रेलवे 2018 में HNK, जो कि जी जी। हमारे थे तकरीबन सात चौदह आठ लाख कंटेनर डॉलर कोई $14 लाख। हमारे हाँ। पास पैसा नहीं था, ठीक है, हमने उसको बड़ा ही ज्यादा होल्ड रखा। उस पे हमने कोई कोई सब कंटेनर पे मिला के 5-6 मिलियन का लॉस किया था। सिर्फ कंटेनर डैमेज में? जी, सिर्फ कंटेनर डैमेज में, ओके, सब कंटेनर को मिला के थोड़ा 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 थोड़ा। वेरी गुड। और कोई सवाल? सर मेरा एक सवाल था सर, ये मैकडॉनल्ड अपने सारे एडिबल प्रोडक्ट्स क्या इंपोर्ट कराता है? एडिबल प्रोडक्ट कितने इंपोर्ट कराते हैं आमिर भाई, रेफर के? सर रिफर के फ्राइज है, चीज है, नहीं बीफ नहीं, है, कितने फिश है, कंटेनर? चिकन है। हाँ ओके, चीज। कितने नंबर ऑफ कंटेनर्स, फ्राइज के 14 से 16 कंटेनर पर मंथ, 40 फीट। चीज एक कंटेनर पर मंथ। वैसे दो था, अभी एक अभी उसकी वजह से एक हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बीफ? आपका बीफ, चिकन पे ये हमारे महीने के रखने कम से कम 320 फीट। 320? और कोई सवाल? और एक हमारा पीटा ब्रेड होता है, एक कंटेनर वो होता है, एक हमारा मफिन होता है जो ब्रेकफास्ट में बन इस्तेमाल होता है, एक कंटेनर उसका होता है। और किसी का कोई सवाल? थैंक यू सो मच आमिर भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, अपने वीबॉक की आईडी दी, थैंक यू सो मच। जी जैनब, आप सवाल पूछें। सर बस एक आखिरी सवाल है कि सप्लायर सिलेक्शन में इन लोगों का सर का क्या रोल होता है कि लाइक न्यू सप्लायर्स अगर हम देख रहे हैं तो उनसे डील करने इसका में। जवाब मैं दूंगा कि हम जब सप्लायर सिलेक्ट करते हैं ना, वो हमारा डिपार्टमेंट करता है, मैं करता हूँ या सप्लाई चेन करता है। इनका सप्लायर सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल ये होता है कि सप्लायर के साथ किस तरीके से डीलिंग करनी है। एफओबी शिपमेंट है, एक्स वर्क है, या सीएफआर है, तो ये लॉजिस्टिक्स साइड देखते हैं हमारी कंपनी की ना। सप्लायर सिलेक्शन जो है वो दूसरा डिपार्टमेंट करता है, ये हमारा लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है जो कि इम्पोर्ट्स करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच आमिर भाई, थैंक यू सो मच, थैंक ख्याल यू सर, रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी नैना, अब आप अपना सवाल रिपीट करें। सर मैंने बोला था फिस्कल ईयर 2018 में जब हम पीक पे जा रहे थे, हमारी कुछ इम्पोर्ट 60 समथिंग थी ना, US डॉलर बिलियंस। तो मैं ये बोल रही थी कि हमने जो है 2019 में जो है डिक्लाइन फेस किया। हम्म, उसके बाद जब हम आए 2020 में, तो फर्स्ट 6 मंथ में हमने 17% का डिक्लाइन फेस किया पाकिस्तान में। जी जी। तो व्हाट डू यू
in 2021? Do you अच्छा, expect the same decline, or do you expect more and more and more? वेरी गुड क्वेश्चन। Be more इसको of इसको ना इसको कुछ हिस्सों में तोड़ते हैं। सबसे पहले तो आता है डॉलर रेट, ठीक है ना। 2018 में वी वर होवरिंग अराउंड 120 रुपीज, और उसके बाद हम अचानक हमारा पीक हुआ, ठीक है। इससे हुआ ये कि इससे कंपनीज ने या लोकल इम्पोर्टर्स ने लोकल सोर्सेज पे जाना शुरू किया, ठीक है, या इलीगल सोर्सेज पे जाना शुरू किया कि जिसपे इंपोर्ट ड्यूटीज डायरेक्टली नहीं देनी, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ठीक है। फिर 2020 के अंदर कोविड आया। कोविड के अंदर अगर हम देखें तो जनरली पूरी मार्केट्स जब डाउन हुई, जब चीज़ें डाउन हुई, तो इंपोर्ट्स भी डाउन हुई। अभी जो हमारा स्टैग्नेंट पोजीशन चल रही है 2021 में, इट इज़ माय फोर्सी, बिकॉज आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट ना। ये इकोनॉमिस्ट बेसिकली ज़्यादा फोर्सी कर सकते हैं, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ के अंदर भी क्लियरली इलेबोरेटेड होता है कि जब बजट आता है ना, बजट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा होता है इम्पोर्ट्स का, कि कितनी ड्यूटीज कितनी टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ियों पे इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। इसी तरीके सिगरेट्स हैं या जितनी भी नीश प्रोडक्ट्स हैं, इन पर रिपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस बढ़ा दिए। तो क्योंकि हर गवर्नमेंट का यही स्टाइल होता है, यही तरीका होता है कि इम्पोर्ट को कम से कम रखना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। नैना चली गई है लेफ्ट मीटिंग छोड़ के। तो इम्पोर्ट्स जनरली स्टैग्नेंट ही रहेंगी या डिक्लाइन ही फेस करेंगी फॉर द नेक्स्ट, फॉर द कमिंग ईयर 2021। हाँ, 2021 के बाद जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी तो वील सी अ चेंज इन इम्पोर्ट्स। और किसी का कोई सवाल? सर वैसे इम्पोर्ट कम होना कोई बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात है, Sir, क्योंकि आपके 2018 से नहीं, इंपोर्ट कम होना बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इंपोर्ट कम होने का सबसे बड़ा मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हो रही है। बिकॉज आपको पता है कि आप जो है वो हर चीज़ दुनिया की जो अवेलेबल है वो बना नहीं सकते ना। और आपको पता है कि आपकी जनरल चीज़ें इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। आप जो है वो अपने एडिबल ऑयल एंड एडिबल घी तक आप इंपोर्ट करते हो। तो आपको पता है कि अगर आपकी इंपोर्ट्स कम हुई हैं तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हो रही है, मतलब पर कैपिटा इनकम जो है वो लोअर हो रही है। लोग जो है वो, क्योंकि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स नीश में आती हैं, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट कंज्यूमेबल्स में नहीं आती हैं ज़्यादातर। तो आपको पता है कि आप जनरली, और इसी तरीके से अगर आपकी इंपोर्ट डाउन हो रही है, इसका मतलब है कि आप की जो कंपनीज हैं, कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो एमएनसीज हैं, और वो भी अपना उनकी भी पोर्टफोलियोज या उनकी भी प्रोडक्शन डाउन हुई, क्योंकि उनका भी ज़्यादातर रॉ मटेरियल इंपोर्टेड होता है। और किसी का कोई सवाल? नहीं सर मेरे सवाल का वो जवाब जो है वो क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा। आप बताएं, सवाल पूछें फिर से। सर यही कि अगर कोई चीज़ आपकी नॉलेज के बगैर कोई इलीगल चीज़ इंपोर्ट हो जाती है, स्मगल होती है, क्योंकि आपका और कंटेनर आप होता है अगर, तो फिर इसको किस तरह से टैकल करते हैं? कस्टम डिसोन वाले डिसोन हैंडल करते हैं डिसोन कर या देते एफआईए इन्वॉल्व होता है, मतलब किस तरह से डिसोन कर देते हैं। देखें, आपकी तो डिसोन कर देते हैं हाँ, आपकी पूरे पैकिंग कंटेनर को? जी करना पड़ता है अगर आप फंस गए हैं, क्योंकि देखें अगर आप क्या बात कर रहे हैं सर? आपने अगर शायद आपने बदमाश कंपनी देखी नहीं, तो इसको जब यहाँ से डिसोन करते हैं तो ये जाता है नहीं गोली सर, शामिर एक्चुअली खुद ये काम कर चुका है ना, इस वजह से वो थोड़ा नीलामी पे हैरान हो जाता गया। है। जब ये आप पे जाता है ना, तो फिर आप नीलामी से खरीद लेते हैं उसको। देखो, जिस चीज से इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है ना, उसके अच्छा। साथ अक्सर ये करते हैं कि अगर आपने कोई जुगाड़ के सही जरिए समझ उसको गया। मंगवाया था, तो अगर वो आ गया और वो निकल गया तो ठीक, नहीं निकला तो डिसोन कर दो। जो पोर्ट है ना, वो उसको डम नहीं करेगा, वो उसको नीलामी में भेजेगा। उसकी ओपन नीलामी होगी, नीलामी से जाके खरीद, सही है। उसमें 6-8 महीने वो प्रोडक्ट पड़ी रहेगी। सही समझ गया। ठीक 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 ठीक, अच्छा, सही हो गया सर। सर मगर ऑप्शन के अंदर आप पूरा तो नहीं खरीद हाँ, सकते ना? क्या कह रहे हो? सर ऑप्शन के अंदर सर ऑप्शन के अंदर पूरा 100% तो नहीं खरीद सकते ना नहीं, कंटेनर? लेकिन आप फिर उसके अंदर जो है वो वही बात कि क्रॉस बॉर्डर तरीके से और हैंकी पैंकी करके जो 8-10 लोग अपने बैठा देते हो, तो सबसे ज़्यादा बिल्डिंग दोस्त कब काम आएंगे? दोस्त है या एक्वेंटेंस है, वो कब दोस्तों काम को आएंगे। बिठा देंगे, वही तो बात वो है। 8-10-15 बिल्कुल। लोग अपने ही बैठे होते हैं,
वो 10% भी खरीद लें तो सब एंड में जाके कंसोलिडेट कर लेते। हाँ नाजिया, निशात, नेहा, अटेंडेंस, माहिर नाजिम अली, ईशा वाहिद, सर सर। माहिर नाजिम अली प्रेजेंट। और दूसरा प्रेजेंट कौन हुआ था अभी? ईशा ईशा वाहिद। वाहिद। सही है। जी जी जी। नाजिया, ओके। मिर्जा मोहम्मद वलीद बेग, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, अब्दुल कादिर, प्रेजेंट सर। और हमजा इकबाल भट्ट, सैयदा अरीशा आलम, प्रेजेंट। ईशान जुमानी, प्रेजेंट शाहजेब सर। इमरान, प्रेजेंट सर। नैना राज, अब्दुल वहाब, हमायल अदील, प्रेजेंट सर। हारिस अहमद खान यूसफी, यस सर प्रेजेंट। अमार मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। शामिर प्रेजेंट, एमन, मोहम्मद फाइज खान, एमन जफर, प्रेजेंट सर। जुनेद आतिफ, आदिल, उसामा बिन फैसल, सर आई एम प्रेजेंट सर। मेरी लाइट चली गई थी, मेरा ये रिकनेक्टिंग पे चला गया था सर। महमूद हसन काजमी। जी सर, मैं इधर ही हूँ, रिकनेक्टिंग पे चला गया था। सर मेरी भी लगा दें, मोहम्मद फाइज खान। अहमद यार खान, सर उनकी सर लाइट उनका नहीं मेरे है। पास मैसेज आया था, उन्होंने कहा था आपको बता दूं, उनकी लाइट नहीं है। अरम फारूक संगानी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मोनिस आलम, प्रेजेंट सर। हसन अहमद रब्बी, प्रेजेंट सर। दानियाल गनी, इबादुल्लाह, जी सर, प्रेजेंट सर। दानियाल गनी। प्रेजेंट सर। इबादुल्लाह। तला सर। शकील। जी जी जी। सर नैना, नैना, एक्चुअली मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो। शामिर कुदवाई, शामिर कुदवाई, निमरा मिर्जा, प्रेजेंट सर। एहसन सलमान, साद जुनेद, प्रेजेंट। जैनब आसिफ शेख, मसफा खुर्रम, प्रेजेंट सर। मसफा खुर्रम, इब्राहिम मुजम्मिल प्रेजेंट, अनुशा इश्तियाक खान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सर आई एम मास्टर उसामा प्रेजेंट। आमिर, जी जी, उसामा आमिर, मुदस्सिर, प्रेजेंट सर। मुदस्सिर प्रेजेंट। महक, प्रेजेंट सर। हैदर, हैदर, चले, ओके सर आप क्लास। मेरी लगा दी। नाम सर नैना आपकी लगा दी, नैना आपकी लगा दी। ओके सर। और सर बताइए। मेरी भी लगा दी आपने। सर मेरी जी लगाई प्रेजेंट। मेरा जी सिस्टम लगा हैंग दी। हो गया था, मेरी लगा दें। सर जी मेरी। तला। सर तला शकील की भी लगा दें। तला शकील की मेरा लगा दी। सिस्टम। ओके सर। सर मेरी लगा दी सर आपने। मेरी। नाम नेहा सर लगा मेरी दी। लगा दी और सर। इब्राहिम अरम सर लगा दी। आपने मेरी लगा दी। सर मेरी। डन सर। ओके, अपना ख्याल सर रखिएगा। पूरी क्लास वाह। प्रेजेंट थी सर। हाँ, अब जा गए सब ना, हाँ 12 बजे। ठीक है सर। मेरी ओके। अटेंडेंस हो गई थी सर, ओके मेरी सर, अल्लाह लाइट नहीं हाफ़िज़। गई जी थी। जी, सब अटेंडेंस हो सबका गई। प्रेजेंट लग गई है, सबकी प्रेजेंट लग गई है। हाँ हाँ 40 स्टूडेंट